सबसे पहले तो ये वाजे कर दें कि ये गुफ्तगू सिर्फ तालीमी और वजाहत के मकासद के लिए है। हम असल किताब को लफ्ज ब लफ्ज नहीं पढ़ रहे, और ये भी कि बयान AI वॉइस ओवर से है, तो हो सकता है तलफ़ुज़ या कहीं मुज़क्कर मुअन्नस में मामूली गलती हो। अगर आपको ये काम मुफीद लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या मेंबर बनकर। जैज़ कैश की तफसीलात भी पिनशुदा तबसरे में हैं। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। ये जगह है उर्दू में फलसफे पर आसान और गहरी बातचीत के लिए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की शहरा आफाक किताब ऑन लिबर्टी यानी आज़ादी पर। ये जदीद सियासी और इखलाकी फलसफे की बुनियादों में से एक है। इस किताब की तमहीद में मिल एक तरह से स्टेज सेट करते हैं। वो बताते हैं कि फर्द की आज़ादी क्यों अहम है, खास तौर पर ऐसी दुनिया में जहां सब एक जैसा सोचने लगें या जहां अक्सरियत की राय का दबाव हो। वो कहते हैं कि भाई असल आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत आप पर कंट्रोल ना करे, बल्कि ये भी है कि फर्द को अलग तरह से सोचने, अपनी बात कहने और जिंदगी गुजारने का हक हो, जब तक वो किसी और को नुकसान न पहुंचा रहा हो। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि मिल कैसे आज़ादी, इनफरादियत और अथॉरिटी की हुदूद जैसे मौज़ूआत का ये तारुफ करवाते हैं। तमहीद में जो बात मुझे खास लगी वो ये कि मिल सिर्फ हुकूमती जुल्म की बात नहीं कर रहे, वो मुआशरे के दबाव से भी खबरदार कर रहे हैं। अक्सरियत की राय का जबर। ये ख्याल इस वक्त कितना नया था। हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता था। मिल देख रही थीं कि जमहूरी माशरों में जहां कानून की सतह पर तो शायद आज़ादी बढ़ रही थी, वहां समाजी दबाव एक नई किस्म की कैद बन सकता था। लोग ये महसूस कर सकते हैं कि उन्हें दूसरों की तरह ही सोचना और करना है, चाहे कोई कानून उन्हें मजबूर ना भी कर रहा हो। सही। मिल के नजदीक ये रूह की गुलामी इनफरादी तरक्की के लिए उतनी ही खतरनाक थी जितना कि कोई हुकूमती पाबंदी। वो इसीलिए जोर देती हैं कि मुख्तलिफ ख्यालात और तर्ज जिंदगी को बर्दाश्त करना मुआशरे की अपनी तरक्की के लिए जरूरी है। अच्छा, तो मिल की तमहीद में ये बुनियादी ख्यालात तो आ गए, लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि वक्त के साथ इन ख्यालात को कैसे समझा गया। हम आज जिस गाइड बुक के तारुफ का जायजा ले रहे हैं उसकी मुसन्निफा इसी नुक्ते पर बात करती हैं, है ना? क्या कहती हैं वो आखिर? एक और गाइड बुक क्यों? जी बिल्कुल। मुसन्निफा का मौक़िफ़ है कि मिल के जो ख्यालात थे, जो अपने वक्त में काफी आप कह लें बुनियाद पर रस्ती या रेडिकल थे, उन्हें बाद में अक्सर गलत समझा गया या फिर उनकी शिद्दत कम करके पेश किया गया। उनके मुताबिक फलसफे के मैदान में लिबरलिज्म की ज्यादा रिवायती किस्में, जरा मोहतात किस्में वो गालिब आ गईं। और तुलबा को मिल के असल ज्यादा चैलेंजिंग नजरियात के बजाय आसान मुतबादिल पढ़ाए जाने लगे। तो ये गाइड बुक एक कोशिश है कि मिल की असल सोच को, उसकी अहमियत को दोबारा सामने लाया जाए। तो मुसन्निफा ये कह रही हैं कि मिल के असल नजरियात को नरम कर दिया गया है। ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या वो ये भी बताती हैं कि ये कैसे हुआ, या जैसे दूसरे लिबरल मुफक्कर हैं जॉन रॉल्स या आइजाया बर्लिन, उनसे मिल कैसे मुख्तलिफ है? ये गाइड बुक इस मसले से निपटती कैसे है? बिल्कुल, गाइड बुक की साख्त उसी मकसद को जहन में रखकर बनाई गई है। पहला हिस्सा मिल के जिंदगी पर है और खास तौर पर उनके इनफिरादियत के तसव्वुर पर, ये दिखाने के लिए कि उनके जाती तजुर्बात ने उनके फलसफे पर कैसे असर डाला। अच्छा। दूसरा हिस्सा, जो किताब का बड़ा हिस्सा है, वो ऑन लिबर्टी के दलाइल का बहुत गहराई में तज्जिया करता है, उनकी असल शिद्दत को सामने लाने की कोशिश करता है। और तीसरा हिस्सा, जो आम तनकीदें की जाती हैं मिल पर, उनका जायजा लेता है। मुसन्निफा का मकसद साफ है, वो मिल के नजरिए को दूसरे लिबरल मुफक्किरिन, जैसे आपने नाम लिए रॉल्स या बर्लिन, उनसे अलग करके दिखाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि मिल का वर्जन इनफिरादी आजादी के लिए क्यों ज्यादा पुरकशिश है। वो गैर जानिबदार नहीं है, वो वाज़े तौर पर मिल की हामी है। तो असल बात ये हुई कि जो क्लासिक तहरीरें होती हैं उन्हें भी वक्त के साथ मुख्तलिफ तरीकों से समझा जा सकता है, उनकी तशरीहात बदल सकती हैं, और इस गाइड बुक जैसे तज्जिए जो हैं वो हमें ना सिर्फ मिल को बल्कि उनके नजरियात के इर्द गिर्द जो बहस चल रही है उसे गहराई में समझने में मदद देते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की याद दहानी है कि जो अहम मतन है उन्हें बार बार तनकीदी नजर से देखना कितना जरूरी है।
تو آن لبرٹی کی تمہید کا یہ جائزہ یہاں مکمل ہوتا ہے. مل ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں بھی آزادی کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس مان لیا جائے. جی ہاں. اسے نہ صرف قانون میں بلکہ ہماری ثقافت میں، ہماری بات چیت میں بھی اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. اگلے باب میں مل اپنا بنیادی استدلال شروع کرتی ہیں، خیال اور بحث کی آزادی پر. یہ آزادی اظہار اور کھلی تحقیق کا ایک لازوال دفاع ہے. لبرل فلسفے کے اس اہم ترین کام کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا، جانے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. جی؟ مل کے زمانے سے آج تک کیا معاشرتی رائے کا دباؤ انفرادی آزادی کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے یا حکومتی طاقت؟ اس پر سوچئے گا ضرور. آج ہم جان سٹوارٹ مل کے مشہور مضمون آن لبرٹی یعنی آزادی پر اس کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں. جی، یہ ایک طرح سے تعارف ہے. کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ کیا فکری اور سیاسی ماحول تھا جس میں مل یہ سب سوچ رہے تھے. جی بالکل. دیکھیں، مل 19ویں صدی میں تھے اور وہ یورپ کے لیے بڑی تبدیلیوں کا دور تھا. پرانی قدریں، پرانے نظام وہ کمزور پڑ رہے تھے، چاہے وہ مذہب ہو یا معاشرتی ڈھانچے. لیکن کوئی نئی چیز فوراً آ نہیں رہی تھی ان کی جگہ. ہاں، یہی بات ہے. مل نے خود اسے ایک تنقیدی دور کہا، یعنی پرانے یقین ٹوٹ رہے تھے مگر نئے اصول ابھی بنے نہیں تھے. ایک آپ کہہ لیں بے یقینی کی سی کیفیت تھی. اور وہ خود بھی تو فکری طور پر ایک دلچسپ جگہ پر کھڑے تھے. ایک طرف روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کی عقلیت پسندی، جی، جس میں فرد اور عقل پر زور تھا. بالکل. اور دوسری طرف 19ویں صدی کا لبرلزم جو سیاسی آزادیوں کی بات کر رہا تھا، اور ظاہر ہے ان پر اثر تھا جیرمی بینتھم کا اور ان کے والد جیمز مل کا بھی. جی، بہت گہرا اثر تھا، جنہوں نے وہ افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹی کا نظریہ سکھایا کہ ہر چیز کو پرکھو کہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ یا خوشی ملتی ہے. صحیح. تو اسی پس منظر کی وجہ سے مل جمہوری معاشروں کو دیکھ رہے تھے، ان کے فائدے بھی اور ان کے خطرات بھی. خطرات جمہوریت کے وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو سیاسی آزادیاں بڑھ رہی تھیں، ہے نا، بادشاہوں کا زور کم ہو رہا تھا، لیکن مل کو ایک نیا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا. وہ تھا معاشرتی دباؤ، عوامی رائے کا دباؤ. اچھا. جسے انہوں نے اکثریت کی آمیریت کہا، ٹیرنی آف دا میجورٹی. ان کا خیال تھا کہ اصل خطرہ شاید حکومت سے بھی زیادہ اس اندیکھے سماجی دباؤ سے ہے جو سب کو ایک جیسا بنا دینا چاہتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. یعنی مسئلہ صرف قانون یا حکومت کا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. مل اس سے آگے دیکھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، حکومت آپ پر زبردستی نہ بھی کرے، لیکن اگر پورا معاشرہ، آپ کے پڑوسی، آپ کا حلقہ احباب، اگر وہ کسی سوچ کو غلط سمجھتا ہے تو آپ خود ہی خاموش ہو جائیں گے. بالکل. آپ وہ بات نہیں کہیں گے، شاید سوچیں گے بھی نہیں، اپنی انفرادیت کھو دیں گے. مل کے لیے یہ زیادہ گہرا خطرہ تھا، زیادہ سٹل. لیکن کیا یہ خدشہ کچھ زیادہ نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے اس وقت بھی ریاست تو بہت طاقتور تھی. اصل خطرہ تو وہیں سے تھا نا. سوال اچھا ہے. ریاست کا خطرہ تو تھا اور مل اس سے انکار نہیں کرتے، مگر ان کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے پہچانا کہ معاشرتی دباؤ، یہ جو رسم و رواج کا دباؤ ہے، یہ شاید زیادہ ہر جگہ موجود ہے، پرویسو ہے. اچھا. ریاست تو شاید آپ کو جسمانی سزا دے، جیل بھیج دے، لیکن معاشرہ آپ کی روح کو قید کر سکتا ہے نا، آپ کو ذہنی طور پر الگ تھلگ کر سکتا ہے، آپ کی سوچ کو بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے. یہ نظر نہ آنے والی زنجیریں ہیں. تو ان کے نزدیک فرد کی آزادی کو صرف ریاست سے نہیں بچانا تھا؟ جی نہیں، بلکہ معاشرے سے، اس کے طور طریقوں سے، اس کی پسند ناپسند سے بچانا بھی اتنا ہی ضروری تھا، شاید زیادہ مشکل بھی. تو اس تعارفی باب سے جو ہم نے ابھی بات کی، یہ لگتا ہے کہ مل کے لیے آزادی صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا یا کوئی قانونی حق صرف. بالکل نہیں. ان کے لیے آزادی تو انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری تھی، کردار بنانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر انسان بس ایک مشین جیسا بن جاتا ہے، اپنی اصل ذات تک نہیں پہنچ پاتا.
और माशरा भी आगे नहीं बढ़ पाता फिर। यकीनन फर्द की तरक्की से ही मुआशरे की तरक्की जुड़ी थी। और मेरा ख्याल है यहीं से वो बुनियाद बनती है जिस पर वो आगे बात करते हैं, खासतौर पर सोचने और बोलने की आजादी की। जी बिल्कुल, वो उनके नजदीक सबसे पहली, सबसे बुनियादी आजादी थी जिस पर बाकी सब आजादियां टिकी हैं। अगले बाब में फिर इसी पर बात होगी, फिक्र और बहस की आजादी पर। जी, वो देखेंगे कि मिल क्यों सोचने और बहस करने की आजादी को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। ये वाकई गौरतलब है कि अगर सोचने की ही आजादी ना हो तो बाकी आजादियों का क्या मतलब रह जाता है। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल की मशहूर किताब ऑन लिबर्टी के पहले बाब के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से का एक गहरा जायजा ले रहे हैं। मिल शुरू में ही अपना मकसद वाजे कर देते हैं, है ना? वो पूछते हैं कि माशरा फर्द पर कितनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है और उसकी जायज हुदूद क्या है। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये सवाल पुराना जरूर है, लेकिन जदीद मुआशरों में इसे एक नए जाविये से देखने की जरूरत है। तो वो इसकी तारीख कैसे बयान करते हैं, आजादी के तसव्वुर की? जी, मिल बताते हैं कि शुरू में यानी पहला मरहला हुक्मरानों के जुल्म से तहफ्फुज का था। अच्छा। उसके लिए कुछ सियासी हुकूक मनवाए गए या फिर हुक्मरानों की ताकत पर आईनी पाबंदियां लगाई गईं। यानी मकसद था कि बादशाह या हुक्मरान जो चाहे ना कर सके। बिल्कुल। फिर दूसरा मरहला आया। ख्याल ये बना कि हुक्मरान अवाम से अलग क्यों हों, उन्हें अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। अवामी खुद हुक्मरानी का दौर। जी हाँ। सोच ये थी कि अगर अवाम खुद हुकूमत कर रही हैं तो उन्हें अपनी ही मर्जी से क्या खतरा, अक्सरियत खुद पर तो जुल्म नहीं करेगी ना। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, तारीख ने कुछ और दिखाया। सही कहा। जल्द ही ये समझ आ गई कि जिसे अवाम की मर्जी कहा जाता है वो अक्सर सिर्फ अक्सरियत की मर्जी होती है, या बाज़ औक़ात मुआशरे के ज्यादा फाल तबके की। बिल्कुल। और ये अक्सरियत अक़लियतों पर या इख्तिलाफ रखने वालों पर जुल्म कर सकती है। तो जमहूरियत भी बजाते खुद काफी नहीं थी। जी नहीं। इसीलिए तीसरे मरहले में जमहूरी हुकूमतों की ताकत को भी महदूद करने की जरूरत महसूस हुई, जैसे बुनियादी हकूक के जरिए। मगर ये भी मिल के नजदीक एक और खतरे के खिलाफ नाकाफी था। और वो चौथा नया खतरा क्या था जिसकी मिल खास तौर पर निशानदेही करते हैं? वो था गालिब राय और एहसास का जुल्म, यानी टिरनी ऑफ द प्रिवेलिंग ओपिनियन एंड फीलिंग। यानी मुआशरे का अपना दबाव, कानून के बगैर। जी बिल्कुल। मुआशरा कानूनी सजाओं के अलावा भी अपने ख्यालात, अपने रस्म रिवाज इन लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करता है जो मुख्तलिफ सोचते हैं या मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी अपनाना चाहते हैं। और मिल इसे ज्यादा खतरनाक समझते थे। हाँ, क्योंकि ये रूह को गुलाम बनाता है, ये इनफरादियत को कुचलता है। खास तौर पर वो देख रहे थे कि कैसे ज़राए अबलाग और अवामी रुझानात एक तरह की यकसानियत पैदा कर रहे हैं। उन्हें डर था कि एक खास किस्म का तिजारती किरदार ही हर तरफ गालिब आ जाएगा। ये तो आज भी बहुत मुताल्लिका बात लगती है। अच्छा, तो अगर मुआशरे के पास कोई वाज़े असूल नहीं था कि कब मुदाखलत करनी है कब नहीं, तो ये फैसले होते कैसे थे? मिल कहते हैं कि ज्यादातर फैसले बस रिवाज की बुनियाद पर होते थे या लोगों की उमूमी पसंद नापसंद पर। यानी जो सबको ठीक लगता था वो ही सही समझा जाता था। जी, या फिर जो ताकतवर तबके को पसंद होता था। उन फैसलों की कोई अकली या मंतिकी बुनियाद तलाश करने की कोशिश कम ही की जाती थी। लोग समझते थे कि उनके एहसासात ही काफी दलील हैं। कोई इस्तिस्ना था इसमें? एक बड़ा इस्तिस्ना मजहबी आजादी का था। वहां उसूली बहस जरूर हुई, लेकिन मिल का ख्याल था कि इसकी कबूलियत भी अक्सर अमली मसलहत या शायद लाताल्लुकी की वजह से थी, उसूल की बुनियाद पर कम। तो इस सारी सूरत हाल में जहां कोई वाज़े उसूल नहीं था और समाजी दबाव का खतरा बढ़ रहा था, मिल ने अपना वो मशहूर एक बहुत सादा उसूल पेश किया। वो क्या है? जी, वो है नुकसान का उसूल, यानी हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल। बहुत सादा अल्फाज में मिल ये कहते हैं कि किसी मुहज्जब मुआशरे के फर्द की आजादी में, चाहे वो कानूनी मुदाखलत हो या समाजी दबाव, सिर्फ एक ही सूरत में जायज है, जब उसका मकसद दूसरों को नुकसान से बचाना हो। सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाना? जी, फर्द की अपनी भलाई, चाहे वो जिस्मानी हो या अखलाकी, उसके खिलाफ जबरदस्ती करने की काफी वजह नहीं है। यानी अगर मेरा कोई अमल सिर्फ मुझे मुतासिर करता है तो मुआशरा मुझे रोक नहीं सकता, चाहे वो उसे कितना ही बुरा क्यों ना समझता हो। बिल्कुल यही नुक्ता है।
जो मामलात सिर्फ फर्द की जात से ताल्लुक रखते हैं, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, उनमें उसकी आजादी मुतलक होनी चाहिए। वो अपने जिस्म और जहन का खुद मालिक है। ये उसूल किस पर लागू होता है? सब पर? नहीं, मिल वाज़ेह करते हैं कि ये उसूल बालिग बाशूर अफराद पर लागू होता है, जो मुहज़्ज़ब मुआशरों में रहते हैं और अपनी इस्लाह की सलाहियत रखते हैं। बच्चों पर या उन मुआशरों पर नहीं जो मिल के मुताबिक अभी पुख्तगी की उस सतह तक नहीं पहुंचे। और इस उसूल की बुनियाद क्या है? कोई कुदरती हक? नहीं, ये अहम बात है। मिल इसकी बुनियाद किसी तजरीदी हक पर नहीं रखते, बल्कि अफादियत पसंदी पर, यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन अफादियत को वो बहुत वसी मानों में लेते हैं, इंसान के बहैसियत एक तरक्की पजीर वजूद, उसके दायमी मुफादात। यानी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि इंसान की नशोनुमा और तरक्की? जी हाँ, इसमें तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है और इनफरादियत, किरदार की नशोनुमा, खुदी का फरोग भी। और इस वसी अफादियत के लिए ये खुद से मुताल्लिका आज़ादी उनके नज़दीक बुनियादी हैसियत रखती है। तो वो कौन से मखसूस दायरे हैं जिन्हें मिल मुकम्मल तौर पर फर्द का निजी मामला यानी खुद से मुताल्लिका समझते हैं? मिल बुनियादी तौर पर 3 शोबों की निशानदही करते हैं। पहला, ज़मीर और सोच की अंदरूनी दुनिया, यानी ख्याल, एहसास, राय कायम करने की मुकम्मल आज़ादी, चाहे वो साइंसी हो, अखलाकी हो या मजहबी। ठीक है। दूसरा, अपने ज़ौक़ और मुशागल की आज़ादी, यानी अपनी जिंदगी को अपने किरदार और पसंद के मुताबिक ढालने की आज़ादी, जब तक इससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे, भले लोग इसे बेवकूफ़ी या गलत समझें। और तीसरा, उन्हीं हुदूद के अंदर, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर अफराद की मिलजुल कर तंजीम बनाने या इकट्ठे होने की आज़ादी, किसी भी ऐसे मकसद के लिए जिसमें दूसरों को नुकसान ना हो। लेकिन इजहारे राय का क्या? जब हम कुछ कहते हैं तो वो तो दूसरों तक पहुंचता है, असरअंदाज होता है। वो खुद से मुतालिका कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। मिल तस्लीम करते हैं कि इजहार राय यानी बोलना या लिखना टेक्निकली तौर पर सिर्फ खुद से मुतालिका नहीं रहता, क्योंकि इसका असर दूसरों पर होता है। तो फिर? लेकिन वो इसे सोच की आज़ादी का लाजमी नागजीर हिस्सा समझते हैं। अमली तौर पर उनके नज़दीक सोच की आज़ादी बगैर इजहार की आज़ादी के बेमानी है, इसलिए वो इसका दिफा भी इतनी ही शिद्दत से करते हैं, जिस पर हम शायद अगली गुफ्तगू में ज्यादा तफसील से बात करेंगे। ठीक है, तो खुलासा ये हुआ कि ऑन लिबर्टी का ये इब्तदाई हिस्सा नुकसान के उसूल को बुनियाद बनाता है। ये उसूल फर्द की आज़ादी और मुआशरती कंट्रोल के दरमियान एक लकीर खींचता है। आज़ादी असल कायदा है और मुदाखलत सिर्फ एक इस्तिस्ना है। बिल्कुल, और मुदाखलत का जवाब सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने की बुनियाद पर ही फराहम किया जा सकता है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये बहस आज भी उतनी ही अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। मिल हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां समाजी दबाव, चाहे वो रिवायती हो या सोशल मीडिया के जरिए, शायद बढ़ता ही जा रहा है, हम इन आमाल में कितनी अच्छी तरह फर्क कर पाते हैं जो वाकई दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन आमाल में जो महज अक्सरियत के मरूवजा ज़ौक़ या उनके ख्यालात को नागवार गुजरते हैं। ये तफरीक करना आज भी इतना ही मुश्किल है और शायद पहले से ज्यादा अहम भी। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल की मशहूर किताब ऑन लिबर्टी के एक बहुत ही आप कह लें किलीदी बाब पर बात कर रहे हैं। जी, ये वो बाब है जहां वो फिक्र और बहस की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन का दिफा करते हैं। और इनकी दलील काफी मजबूत है। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि मिल क्यों समझते थे कि किसी भी किस्म की राय को दबाना गलत है। बिल्कुल, इनका जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो बड़ा वाज़ेह है और शायद कुछ लोगों के लिए चौंका देने वाला भी। क्या है वो नुक्ता? वो ये कि किसी भी राय को खामोश कराना, अब चाहे वो सच हो, झूठ हो या कुछ सच कुछ झूठ, हर हाल में नुकसानदेह है। जी हाँ, इंसानियत के लिए मजमूई तौर पर नुकसानदेह है। ये बहुत बड़ा दावा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो सोच की मुकम्मल आजादी के कायल थे? हाँ, सोच की आजादी तो मुकम्मल, और इजहार राय की आजादी भी, यानी बोलने और लिखने की, वो भी तकरीबन मुकम्मल होनी चाहिए। तकरीबन मुकम्मल यानी कुछ हुदूद है? जी, कुछ बहुत मखसूस हालात हैं जिनका जिक्र वो करते हैं, उन पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे, उनके दलाइल क्या हैं। ठीक है,
تو پہلا کیس لیتے ہیں، اگر کوئی رائے سچ ہے اور اسے دبایا جا رہا ہے۔ مل کہتے ہیں یہ تو ایک مخصوص برائی ہے، سیدھا سیدھا انسانیت کو سچائی سے محروم کرنا ہے، غلطی کو سچ سے بدلنے کا موقع گنوا دینا۔ اور جو لوگ دبا رہے ہیں وہ؟ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ مل کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رائے کو دباتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنی خطا ناپذیری کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل، وہ نہ صرف خود اس رائے کی سچائی کو رد کر رہے ہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، دوسروں کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ خود سن کر فیصلہ کریں۔ یہ تو علم دشمنی ہوئی۔ ایک طرح سے جی، وہ دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ تاریخ میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے، یہ مل نے بھی مثالیں دی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، وہ سقراط اور حضرت عیسیٰ کی مثالیں دیتے ہیں، جنہیں ان کے زمانے میں بے دین اور خطرناک سمجھا گیا۔ بالکل، اور سزائیں دی گئیں، لیکن بعد میں انہی کی تعلیمات کو، ان کی آراء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت یا پورا زمانہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے منظر نامے پر۔ اگر دبائی جانے والی رائے فرض کریں جھوٹی ہو۔ ہاں، یہ مجھے زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ جھوٹی رائے کو دبانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، مل کا استدلال یہاں بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹی رائے کو بھی بحث سے روک دیں گے تو سچائی کو چیلنج نہیں ملے گا۔ چیلنج نہیں ملے گا تو وہ سچائی جو بغیر بحث کے مان لی گئی ہے، وہ زندہ سچائی نہیں رہے گی، وہ ایک مردہ عقیدہ بن جائے گی۔ مردہ عقیدہ یعنی بس الفاظ کا مجموعہ۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ لوگ آہستہ آہستہ یہ بھول جائیں گے کہ اس سچائی کے پیچھے دلیل کیا تھی، کیوں یہ سچ ہے۔ اچھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کے اصل معنی تک سے ناواقف ہو جاتے ہیں، بس رٹا لگا لیتے ہیں، تو سچائی کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ جی، وہ صرف ایک فارمولا بن کر رہ جاتی ہے جسے لوگ دہراتے تو ہیں پر سمجھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے۔ وہ ایک عادت بن جاتی ہے، یقین نہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے کہ سچ کو بھی زندہ رہنے کے لیے مخالفت کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اب تیسرا معاملہ دیکھتے ہیں جو مل کے خیال میں سب سے زیادہ عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو متنازع رائے ہے وہ نہ پوری طرح سچ ہو نہ پوری طرح جھوٹ، بلکہ اس میں سچائی کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہو۔ اچھا، یعنی جزوی طور پر سچ؟ جی، مل کہتے ہیں کہ پیچیدہ معاملات میں جیسے سیاست، اخلاقیات، مذہب، ان میں جو مقبول عام رائے ہوتی ہے نا، وہ اکثر سچائی کا صرف ایک پہلو پیش کرتی ہے۔ وہ یک طرفہ ہوتی ہے؟ ہاں، اکثر۔ تو جو دوسری غیر مقبول رائے ہے جسے دبایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں سچائی کا وہ دوسرا حصہ چھپا ہو جو نظر انداز ہو رہا ہے۔ تو اسے دبانے کا مطلب ہوا کہ ہم مکمل سچائی سے محروم رہ جائیں گے۔ بالکل۔ می کا تو ماننا ہے کہ سچائی اکثر متضاد نظریات کے آپس میں ٹکرانے سے ہی واضح ہوتی ہے۔ جیسے روشنی اندھیرے سے ممتاز ہوتی ہے؟ کچھ ایسا سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے بحث کرنے والے ایک دوسرے کو قائل نہ بھی کر پائیں، لیکن جو غیر جانبدار لوگ اس بحث کو سن رہے ہیں، وہ دونوں طرف کے دلائل سن کر ایک بہتر، زیادہ مکمل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس جزوی سچائی کی کوئی ٹھوس مثال بھی دی ہے مل نے؟ جی، انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے ایک کافی جرات مندانہ مثال دی تھی۔ انہوں نے عیسائی اخلاقیات پر بات کی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ اس دعوے کو چیلنج کیا کہ یہ اخلاقیات پر حتمی یا مکمل سچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نامکمل ہو سکتی ہے، یک طرفہ ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں منفی پہلوؤں یعنی برائی سے بچنے پر زیادہ زور ہے، جبکہ مثبت پہلو جیسے ذاتی ترقی، عوامی ذمہ داریاں یا جو قدیم یونانی اور رومی تہذیبوں کی خوبیاں تھیں وہ شاید کم ہیں۔ تو ان کا مقصد تھا کہ ہر نظام کو دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، مقصد یہ دکھانا تھا کہ کوئی بھی ایک نظریہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتا اور ہمیں کھلے ذہن سے دوسری آراؤں کو سننا چاہیے تاکہ ہم سچائی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، کیا مل اظہار کے انداز پر کوئی قید لگاتے ہیں؟ یعنی کیا بحث کو مہذب یا معتدل ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مل اس خیال سے یعنی بحث کو منصفانہ اور معتدل رکھنے کی شرط سے متفق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو اچھی بات لگتی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شرط اکثر غیر مقبول آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ معتدل کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اکثر جو طاقتور فریق ہوتا ہے وہ مخالف کی دلیل کو غیر معتدل،
जज्बाती या जारहाना कहकर रद्द कर देता है। असल दलील पर बात ही नहीं हो पाती। तो इसका मतलब है कि कोई हद नहीं, कुछ भी कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मिल एक बहुत वाज़ेह लकीर खींचते हैं। कहाँ? वो कहते हैं कि इजहारे राय की आजादी वहां बिल्कुल खत्म हो जाती है जहां आपके अल्फाज किसी को बराए रास्त यानी पॉजिटिव इंस्टिगेशन किसी नुकसानदेह या शरारती अमल पर उकसाने का बायस बने। अच्छा, यानी सिर्फ राय देना अलग बात है और अमल पर उकसाना अलग? जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एक मुश्तइल हुजूम के सामने खड़े होकर किसी खास फर्द या ग्रोह के खिलाफ तशद्दुद पर उभारे तो ये सिर्फ इजहारे राय नहीं रहा, ये एक अमल की तरगीब है जिससे फौरी और बराए रास्त नुकसान का खतरा है। तो ये वो हद है जहां आजादी इजहार खत्म हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि ये अब सिर्फ आपकी जात या आपकी राय तक महदूद नहीं रहा, उसका असर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर हम खुलासा करें, मिल का पैगाम यह है कि सच्चाई कोई ऐसी नाजुक चीज नहीं जिसे रुई में लपेट कर रखना पड़े। बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्चाई तो बहस से, चैलेंज से, यहाँ तक कि गलतियों के सामने आने से और मजबूत होती है। खामोशी उसकी दुश्मन है। इसे जिंदा रहने के लिए खुला मैदान चाहिए। जी, और आजाद ख्याल फलसफे में ये दलील आज भी बुनियादी हैसियत रखती है। ये बाब तो सिर्फ ख्यालात और आरा की आजादी पर था ना? हाँ, आगे वो इस आजादी को अमल और तर्ज जिंदगी पर लागू करेंगे। बिल्कुल। अगले अब्वाब में वो यही देखेंगे कि इनफरादियत और मुख्तलिफ तर्ज हयात की आजादी क्यों जरूरी है। और हमारा अगला मौजू भी यही है, इनफरादियत बहबूद के अनासिर में से एक के तौर पर। जी, लेकिन आज की गुफ्तगू से मेरे जहन में एक सवाल जरूर आया है सोचने के लिए। क्या? कि आज के दौर में जहां सोशल मीडिया है, मालूमात का एक सैलाब है और गलत मालूमात यानी मिस इन्फॉर्मेशन भी इतनी तेजी से फैलती है, क्या मिल की ये दलील आज भी इतनी मौसर है जितनी उनके जमाने में थी? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के ख्यालात की गहराई में मजीद उतर रहे हैं। पिछली बार हमने इजहार राय की आजादी पर बात की थी, आपको याद होगा, लेकिन आज हम उनकी किताब ऑन लिबर्टी के तीसरे बाब पर तवज्जो देंगे। जी, ये वो बाब है जहां मिल, आप कह सकते हैं, सोच की आजादी से एक कदम आगे बढ़ते हैं और अमल और तर्ज जिंदगी की आजादी की बात करते हैं। जी हाँ, ये बाब एक बहुत अहम मोड़ है। मिल यहाँ ये दलील कायम करती हैं कि इनफरादियत यानी इंडिविजुअलिटी, अपने किरदार और फैसले के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये महज कोई जाती पसंद नापसंद का मामला नहीं है। अच्छा। बल्कि ये इंसानी फलाहो बहबूद और आप कहें शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा के लिए एक लाजमी जुज़्व है। उनका बुनियादी मुकदमा ये है कि लोगों को अपनी राह खुद बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो यानी उनके नजदीक अगर मुआशरा हर किसी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करे, जी, तो वो न सिर्फ अफराद की नशोनुमा को रोकता है बल्कि खुद मुआशरे को भी, आप कह रही हैं, औसत दर्जे के पन और जुमूद का शिकार बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मिल का मानना है कि तरक्की का जो इंजन है वो तनव्वु है, डाइवर्सिटी। अच्छा। और ये तनव्वु सिर्फ ख्यालात का नहीं होना चाहिए, ये तर्ज जिंदगी का भी हो, तख्लीकी सलाहियतों का हो, खुद इजहारी के तरीकों का हो। ये बाब असल में मुख्तलिफ होने का, अपनी अलग राह बनाने के हक का एक बड़ा पुरजोश दिफा है। मिल तो यहाँ तक तजवीज करती हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ आरा का टकराव सच्चाई तक पहुँचने में मददगार होता है, उसी तरह जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लिविंग, जी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लिविंग, ये भी मुआशरे के लिए मजमूई तौर पर मुफीद है। बस एक शर्त है कि वो दूसरों के लिए बराह रास्त नुकसानदेह ना हो। और यहाँ एक मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है कि मिल के नजदीक सिर्फ रिवाज की पैरवी करना, अंधी तकलीद करना, जी हाँ, उसके बजाय अपनी मर्जी से सोच समझकर इंतखाब करना ही वो अमल है जिससे हमारी इंसानी सलाहियतें निखरती हैं। यानी ये मश्क ही हमें बेहतर इदराक, मजबूत फैसला साजी और पुख्ता इखलाकी तरजीहात सिखाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महज नकाली करने से आप देखें इंसान की अपनी फहम और फिरासत इस्तेमाल ही नहीं होती। सही। मिल कहती हैं कि अपनी जिंदगी का मंसूबा खुद बनाना, अपनी मुशाहिदाती कुव्वतों को इस्तेमाल करना, नताइज का पहले से अंदाजा लगाना, फैसला करने के लिए फालियत दिखाना और फिर फैसला करने के बाद उस पर कायम रहना, ये सब सलाहियतें सिर्फ अमल से आती हैं।
दूसरों की बताई हुई राह पर आंखें बंद करके नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या ये आजादी बिल्कुल लामहदूद है? क्या फर्द को हर तरह की मनमानी की इजाजत है? नहीं नहीं, मिल यहाँ बहुत वाज़ेह हैं। वो कहती हैं कि इनफरादियत को दूसरों के हुकूक और मुफादात की तरफ से आयद करदा हुदूद के अंदर ही पनपना चाहिए। अच्छा, यानी आपकी आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से किसी दूसरे की हक तलफी शुरू हो। वो एक मुतवाज़िन किरदार की अहमियत पर जोर देती हैं, एक ऐसा किरदार जिसमें अपनी ख्वाहिशात और तवानाइयों का भरपूर इजहार भी हो, जी, जिसे वो एक खास तारीखी तनाजर में पेगन सेल्फ असर्शन से तशबीह देती हैं, और साथ ही साथ अपनी ज़ात पर ज़ब्त और दूसरों के हुकूक का पास भी हो, जिसे वो क्रिश्चियन सेल्फ डिनायल के तसव्वुर से जोड़ती हैं। तो एक तवाज़ुन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मकसद मजबूत ख्वाहिशात के साथ एक मजबूत ज़मीर का होना है। और मुझे ये बात खास तौर पर काबिल गौर लगी कि मिल अपने दौर में यानी 19वीं सदी में बढ़ती हुई यकसानियत, जिसे वो रवाज की आमरियत कहते हैं, डेस्पोटिज्म ऑफ कस्टम, जी, डेस्पोटिज्म ऑफ कस्टम, उस पर किस कदर तशवीश का इजहार करते हैं। वो फिक्रमंद हैं कि लोग रिवाज के, आप कहें, गुलाम बनकर जी हाँ, अपनी इनफरादियत और अपनी फितरत को भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो सोचते भी नहीं कि क्या ये तर्ज जिंदगी वाकई उनके लिए मुनासिब है या नहीं। बिल्कुल, उनके नजदीक ये रिवाज की आमरियत इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये न सिर्फ फर्द की सलाहियतों को, आप कहें, जंग लगा देती है, बल्कि पूरे मुआशरे को आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि अगर सब एक ही तरह सोचेंगे और एक ही तरह रहेंगे तो नए ख्यालात कहाँ से आएंगे, नए तरीके कहाँ से आएंगे। सही बात है। लोग बस वही चाहने लगते हैं जो आमतौर पर किया जाता है, न कि वो जो उनकी अपनी तबीयत, उनके अपने रुझान के मुताबिक हो। ना मिलका एक और नुक्ता मुझे तो बहुत चौंका देने वाला लगा कि इनफरादियत का फायदा सिर्फ उसी शख्स को नहीं होता जो मुख्तलिफ राय इख्तियार करता है, जी, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो शायद खुद रिवायती तर्ज जिंदगी को तरजीह देते हों। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये उनके दलाइल का एक बहुत अहम और दिलचस्प हिस्सा है। वो कहती हैं कि जो लोग मुख्तलिफ जिंदगी के तजर्बात करते हैं वो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। अच्छा, वो नए रास्ते दरियाफ्त कर सकते हैं जिनसे बाकी लोग भी सीख सकते हैं। अगर कोई नया तरीका कामयाब होता है तो वो दूसरों के लिए मिसाल राह बन जाता है। ठीक। यहाँ तक कि अगर वो नाकाम भी हो तब भी दूसरों को कम से कम ये मालूम हो जाता है कि ये रास्ता काबिल अमल नहीं था। ये भी एक तरह का इल्म है। बिल्कुल। मजीद ये है कि इनफरादियत और तनव्वो बेहतर हुकूमत को भी फरोग देते हैं, क्योंकि ये मकबूले आम राय की, आप कहें, सतहियत को चैलेंज करते हैं और हुक्मरानों को मजबूर करते हैं कि वो मुख्तलिफ जरूरियात का ख्याल रखें और जुमूद को तोड़ते हैं। और सबसे बढ़कर ये मुआशरे को जुमूद का शिकार होने से बचाता है, स्टैग्नेशन से बचाता है। यानी किसी का अलग होना, किसी का मुख्तलिफ होना दरअसल पूरे मुआशरे को जिंदा और मुतहर्रिक रखता है। बिल्कुल। ताहम मिल ये भी तस्लीम करती हैं कि ये तफरीक करना, ये लकीर खींचना हमेशा आसान नहीं होता कि कौन से आमाल सिर्फ फर्द की जात तक महदूद हैं, सेल्फ रिगार्डिंग, जी, खुद से मुताल्लिका या खुद से मुताल्लिका, और कौन से दूसरों पर असरअंदाज होते हैं, यानी दूसरों से मुताल्लिका या अदर रिगार्डिंग। वो कहती हैं कि इस नुक्ते पर मजीद वजाहत की जरूरत है, जिसकी कोशिश वो अगले अब्वाब में करेंगी। तो अगर हम इस गुफ्तगू का खुलासा करें तो मिल हमें एक तरह से याद दिला रहे हैं कि हकीकी इंसानी खुशी और माशरती तरक्की का राज इस बात में है कि अफराद को अपनी जिंदगियां अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की आजादी हो। जी हाँ, उन्हें गलतियां करने, उनसे सीखने और अपनी शख्सियत को अपनी तरह से परवान चढ़ाने का मौका मिले। यकीनन ये आजादी, बस शर्त वही है कि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। ये न सिर्फ फर्द की अपनी नशोनुमा के लिए बल्कि पूरे मुआशरे की सेहत और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। और ये बात आप देखें, हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने मुआशरों में इनफरादियत और रिवाज की पैरवी के दरमियान क्या तवाज़ुन कायम है और क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगले तज्जिये में मिल एक और शायद इससे भी ज्यादा पेचीदा सवाल से निपटेंगे। फर्द के जाती मामलात और तर्ज अमल पर माशरे का इख्तियार, उसकी अथॉरिटी किस हद तक जायज है। जी हाँ, अगली बार हम बात करेंगे फर्द पर मुआशरे के इख्तियार की हुदूद पर। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल की
ऑन लिबर्टी के एक बहुत अहम बाब पर बात कर रहे हैं, यानी बाब पंजम। यहां मिल एक बुनियादी सवाल को छेड़ते हैं कि फर्द की आजादी और मुआशरे का इख्तियार, उनके बीच में वो लकीर कहां है। मतलब मुआशरे को कब हक पहुंचता है कि वो किसी फर्द के काम में, उसके तर्ज अमल में मुदाखलत करे। जी बिल्कुल। पिछले अब्वाब में तो मिल ने इनफरादियत की अहमियत पर बहुत जोर दिया था, लेकिन यहाँ वो वाज़ा करते हैं कि आज़ादी की भी जाहिर है कुछ हुदूद है, खास तौर पे जब किसी के अमल से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा हो। बिल्कुल। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मुआशरे को भी हद में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अफराद पर दबाव डालकर या आप कह लें इखलाकी तौर पर जबरदस्ती करके उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बना लें। तो ये एक नाजुक तवाज़न है, बहुत ज्यादा। और मिल का जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि मुआशरे का इख्तियार बस वहीं तक है जहां तक दूसरों को नुकसान से बचाना जरूरी है। इस दायरे से बाहर यानी जाती मामलात में अफराद को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी भलाई अपने तरीके से हासिल करें। अच्छा, तो ये जो हद है, ये नुकसान का उसूल, इसको मिल कैसे मुतय्यन करते हैं? फर्द की क्या जिम्मेदारियां हैं मुआशरे के तहत? मिल ने 2 बुनियादी जिम्मेदारियां बताई हैं। एक तो ये कि आप दूसरों के उन मुफादात को नुकसान न पहुंचाएं जिन्हें कानून ने या फिर मुआशरती समझौते ने हुकूक का दर्जा दिया है। ठीक, यानी दूसरों के हुकूक का एहतराम। जी। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि मुआशरे को या उसके अफराद को नुकसान से बचाने के लिए जो मुश्तरका कोशिशें होती हैं, जो कुर्बानियां दी जाती हैं, उनमें हर फर्द अपना मुनासिब हिस्सा डाले। जैसे टैक्स देना या जरूरत पड़ने पर मुल्क का दिफा करना। बिल्कुल, इस तरह की चीजें। मिल समझते हैं कि मुआशरा इन जिम्मेदारियों को, इन शराइत को नाफिज करने का पूरा हक रखता है। और अगर कोई ये ना करे तो फिर क्या? तो यहाँ मिल सजा की 2 किस्में बताते हैं। एक है कानूनी कार्रवाई या कानूनी जबर। ये संगीन मामलात के लिए है, जैसे किसी के कानूनी हक को पामाल करना। ठीक। और दूसरा है राय आमा का दबाव या समाजी सजा। ये उन कम संगीन नुकसानात के लिए है जो शायद कानूनी तौर पर जुर्म ना हो मगर फिर भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अच्छा। लेकिन अहम बात यह है कि ये दोनों यानी कानूनी सजा और समाजी दबाव सिर्फ उन आमाल पर लागू होते हैं जिनका असर दूसरों पर पड़ता है, जिन्हें मिल अदर रिगार्डिंग या दीगर मुताल्लिका कहते हैं। तो फिर उन आमाल का क्या जो सिर्फ अपनी जात से मुताल्लिक हैं, सेल्फ रिगार्डिंग या खुद मुताल्लिका? मिल इस बारे में बिल्कुल 2 टोक हैं। वो कहते हैं कि इन मामलात में फर्द को मुकम्मल, आप कह लें एब्सोल्यूट आजादी होनी चाहिए। यहाँ किसी किस्म के जबर की, चाहे वो कानूनी हो या समाजी, कोई गुंजाइश नहीं, कतन नहीं। चाहे दूसरों को वो अमल कितना ही नापसंद क्यों ना हो या वो उसे बेवकूफ़ी ही क्यों ना समझते हों। बिल्कुल, चाहे वो उसे गलत समझें या नुकसानदेह समझें खुद उस फर्द के लिए। मिल कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से लाताल्लुक हो जाएं। लोग नसीहत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कायल करने की कोशिश कर सकते हैं, बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। हतमी फैसला फर्द का अपना होगा। क्यों? क्योंकि मिल के मुताबिक अपनी भलाई में, अपने खुशी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी खुद उसी फर्द को होती है, माशरे को नहीं। ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, मिल यहाँ एक और फर्क भी वाजे करते हैं कुदरती सजाओं और मसनूई सजा के दरमियान। वो क्या है? जी, ये भी दिलचस्प है। खुद मुतल्लिका आमाल यानी जो सिर्फ अपनी जात तक महदूद हैं, अगर वो गलत हों या नुकसानदेह हों तो उनके कुछ फितरी नताइज तो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बहुत बदतमीजी से पेश आए या अपनी सेहत का ख्याल ना रखे तो हो सकता है लोग उसे नापसंद करने लगें, उससे दूर हो जाएं या वो बीमार पड़ जाए। ये उसके अमल के कुदरती नताइज हैं। मिल इन्हें नेचुरल पेनल्टीज कहते हैं। ये माशरे की तरफ से जानबूझकर दी गई सजा नहीं है। अच्छा, यानी ये बस कॉज एंड इफेक्ट है? बिल्कुल। जबकि मसनूई सजा यानी आर्टिफिशियल पनिशमेंट वो है जो मुआशरा जानबूझकर नाफिज करता है, कानून के जरिए या मुनज़्ज़म समाजी मुज़म्मत के जरिए। और ये मसनूई सजा सिर्फ दीगर मुताल्लिका गलतियों के लिए है, यानी उन कामों के लिए जिनसे दूसरों को वाज़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस पर एतराज हो सकता है।
जैसे लोग कहते हैं कि भाई कोई अमल भी तो मुकम्मल तौर पर ज़ाती नहीं होता, हर चीज का असर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर तो पड़ता ही है। या ये कि अगर कोई गलत काम करेगा तो दूसरों के लिए बुरी मिसाल कायम होगी। मिल इसका क्या जवाब देते हैं? हाँ, ये एतराजात मिल के जमाने में भी थे। मिल मानते हैं कि अगर कोई शख्स खुद को नुकसान पहुंचाकर किसी ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करने से कासिर हो जाता है जो उस पर दूसरों के हवाले से आयद होती है, मसलन अगर कोई शराब नोशी की वजह से अपने खानदान की कफालत नहीं कर पाता, या नशे में ड्यूटी पर नहीं जा सकता, या कर्ज वापस नहीं करता, तो फिर ये सिर्फ जाती मामला नहीं रहा। बिल्कुल, तब ये मामला आजादी के दायरे से निकलकर अखलाकियात या कानून के दायरे में आ जाता है, क्योंकि इससे दूसरों को बराह रास्त नुकसान या नुकसान का खतरा है। ठीक है। लेकिन मिल कहते हैं कि महज गैर यकीनी या बालवास्ता किस्म के नुकसान की बुनियाद पर या इस बिना पर कि ये बुरी मिसाल है, आप किसी की आजादी में मुदाखलत नहीं कर सकते। और वो ये भी दलील देते हैं कि अक्सरियत अक्सर इस बारे में गलती पर होती है कि किसी फर्द वाहिद के लिए क्या बेहतर है। वो कुछ मिसालें भी देते हैं शायद? जी हाँ, वो उस जमाने के बड़े मुतनाज़ा मसाइल की मिसालें देते हैं, जैसे शराब पर पाबंदी की तहरीकें या सबूत के कवानीन, यानी इतवार को कारोबार बंद रखने पर इसरार, चाहे किसी का मजहब कुछ भी हो। और अमेरिका में मोरमन फिरके के लोगों पर जो जुल्म हो रहा था, खास तौर पर उनके ताद्दुद अज़वाज के रिवाज की वजह से, उसकी भी मिसाल देते हैं। इन मिसालों से वो ये दिखाते हैं कि कैसे मुआशरा या अक्सरियत अक्सर अपनी पसंद नापसंद को, अपनी अखलाकियात को दूसरों के खालिसतन जाती मामलात पर मुसल्लत करने की कोशिश करती है। वाह, तो मिल ने बिल्कुल कंटेम्परेरी इश्यूज को एड्रेस किया है। जी बिल्कुल। तो फिर इस सारी बहस का खुलासा क्या है? इस बाब का निचोड़ क्या निकला? किस्सा मुख्तसर, ये बाब मिल के मशहूर जमाना नुकसान के उसूल को मजीद गहराई और वजाहत देता है। बात यह है कि मुआशरा सिर्फ तब हरकत में आए जब किसी के अमल से दूसरों को हकीकी नुकसान पहुंच रहा हो। दूसरों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए तो ठीक है, हाँ, लेकिन मुआशरा इसलिए मुदाखलत नहीं कर सकता कि उसे किसी का तर्ज जिंदगी पसंद नहीं, या वो समझता है कि ये फर्द के अपने लिए अच्छा नहीं। जाती मामलात में फर्द खुद मुख्तार है। बिल्कुल वाज़ेह तफरीक। नुकसान बनाम नापसंदीदगी। जी, और अगले बाब में, जो कि आखिरी बाब भी है, मिल इसी उसूल के कुछ मखसूस इतलाकात यानी एप्लीकेशंस और उनसे जुड़े चैलेंजेस पर बात करेंगे। यानी वो अमली सूरत हाल जहां ये जाती आजादी और मुआशरती फर्ज या इख्तियार आपस में टकराते हैं। अच्छा, तो अगला मौजू होगा इतलाकात। ये यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा, तो आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के फलसफाए आजादी को अमली तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब थियरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में ये कैसे चलती है? जी बिल्कुल, ये वो जगह है जहां आप कह सकते हैं रबड़ सड़क से मिलता है। मिल का जो बुनियादी उसूल है ना, हाँ, वो नुकसान वाला उसूल, वही हार्म प्रिंसिपल, कि फर्द अपने जाती मामलात में आजाद है, मुआशरा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो ही आपके अमल से किसी दूसरे को सीधा सीधा नुकसान पहुंचे, तब मुआशरा बीच में आ सकता है। बिल्कुल, तब वो मुदाखलात कर सकता है। लेकिन अहम बात यह है, और मिल इस पर बहुत जोर देते हैं, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मुआशरे को कोई बात नापसंद है या वो उसे आप कहें गैर अखलाकी समझता है। अच्छा, तो नुकसान का सबूत चाहिए, सिर्फ नागवारी काफी नहीं? कतई नहीं, नुकसान बराह रास्त और वाज़ेह होना चाहिए। तो आज यही देखना है कि मिल इन उसूलों को, मतलब अवामी रवैयों या शराब नोशी, जुआ खेलने जैसी आदतों, तालीम, मईशत, इन सब पर कैसे लागू करते हैं। हाँ, यहीं आकर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना? जी बिल्कुल, और पहली ही पेचीदगी नुकसान की तारीफ में आ जाती है। मिल खुद कहते हैं कि हर किस्म का नुकसान मुदाखलत का जवाज नहीं बनता। अच्छा, मिसाल के तौर पर? जैसे कारोबारी मुकाबला है, अब जाहिर है एक जीते है तो दूसरा हारेगा, हारने वाले को तो नुकसान हुआ ना। हाँ, हुआ। लेकिन मिल कहते हैं कि मजमूई तौर पर मुकाबले की आजादी मुआशरे के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए ये नुकसान ऐसा है जिसे कबूल करना पड़ेगा। यहाँ फर्द के नुकसान पर मुआशरे का वसीतर फायदा गालिब आ गया। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये कोई सादा फॉर्मूला नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुआशी आजादी यानी फ्री ट्रेड भी इसी उसूल के तहत आती है? नहीं, यहाँ मिल थोड़ा फर्क करते हैं। वो आजादी के बुनियादी उसूल और फ्री ट्रेड या लेसे फेयर के नजरिए को अलग अलग दिखते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं कि तिजारत, खरीदो फरोख्त, ये खालिसतन निजी मामला नहीं, ये एक समाजी अमल है, सोशल एक्ट है।
اس لیے उसूलन मुआशरा इस पर पाबंदियां या कवायद लगा सकता है। ओह, अलबत्ता वो ये भी मानते हैं कि ज्यादातर मामलात में अमली तौर पर हुकूमत का दखल न देना यानी लेसेफेयर ही ज्यादा फायदामंद या एक्सपीडियंट होता है। लेकिन ये फैसला अफादियत की बुनियाद पर है, यूटिलिटी की बुनियाद पर। यह फर्द का कोई बुनियादी हक की आजादी नहीं है। समझ में आया। यानी तिजारत पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन अफादियत देखकर फैसला होगा, बुनियादी हक समझ कर नहीं। बिल्कुल, हाँ। अलबत्ता किसी फर्द का कोई चीज खरीदने का हक वो शायद उसकी जाती आजादी में आ जाए। ठीक है, तो फिर रियासत कहाँ जरूर मुदाखलत करे? जैसे पुलिस के अख्तियारात, वो कहाँ तक जायज हैं? मिल के नजदीक जराइम को रोकने के लिए या हादसात से बचाने के लिए मुदाखलत बिल्कुल जायज है। जैसे अगर कोई पुल गैर महफूज है, टूटने वाला है, तो पुलिस आपको उसे पार करने से रोक सकती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है मैं गिरना नहीं चाहती। बिल्कुल, गालिब इम्कान यही है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जहां किसी चीज के आप कहें जायज और नाजायज दोनों इस्तेमाल मुमकिन हो, जैसे जहर है, हाँ, तो इसका दवा में भी इस्तेमाल है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो मिल कहते हैं कि इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाना ठीक नहीं। इससे उन लोगों की आजादी मुतासिर होगी जो जायज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फिर क्या करें? वो तजवीज करते हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, जैसे जहर बेचते वक्त खरीदार का नाम, पता, खरीदने का मकसद, ये सब दर्ज कर लिया जाए, एक तरह की रजिस्ट्रेशन, ताकि गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, लेकिन जायज इस्तेमाल मुमकिन रहे। बिल्कुल, आजादी पर कम से कम जद पड़े। और एक और फर्क की बात वो करते हैं, अवामी और निजी अमल में। जी हाँ, ये भी अहम है। कुछ काम ऐसे हैं जो अगर आप निजी तौर पर अपने घर में करें तो शायद वो आपका जाती मामला हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक। लेकिन वही काम अगर आप सरेआम करें तो हो सकता है वो दूसरों के लिए नागवार हो, उनके एहसासात को ठेस पहुंचाए, या जिसे मिल खिलाफ तहजीब, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिसेंसी कहते हैं, वैसा हो। तो ऐसे अवामी अमल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अच्छा, तो अमल वही, मगर जगह बदलने से उसका हुक्म बदल गया। जी, क्योंकि इसका दूसरों पर असर बदल गया। सही। अच्छा, एक और सवाल, अगर मैं कोई काम करने में आजाद हूँ, तो क्या मैं दूसरों को भी वो काम करने की तरगीब देने में आजाद हूँ? उमूमन हाँ। मिल कहते हैं कि जो काम खुद करना जायज है, उसकी तरगीब देना भी जायज होना चाहिए। लेकिन एक इस्तिस्ना है। अगर तरगीब देने वाले का उस काम से कोई जाती, खास तौर पर माली मफाद वाबस्ता हो, जैसे कोई जुए का अड्डा चलाता है या कहबा खाना चलाता है, तो मुआशरा उसकी इन सरगर्मियों को, खास तौर पर अगर वो अवामी सतह पर हो, तो महदूद कर सकता है। यहाँ नीयत और इससे जुड़े समाजी नुकसान का पहलू आ जाता है। ये भी एक बारीक नुक्ता है। अच्छा, मुआहदों, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मिल का क्या ख्याल है? क्या हर मुआहदा अटल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिल के नजदीक हर मुआहदा मुकद्दस नहीं होता। एक मुआहदा तो बिल्कुल ही काला दम है, गुलामी का मुआहदा। क्यों? क्योंकि कोई शख्स अपनी आजादी से दस्तबरदार होने के लिए आजाद नहीं हो सकता। ये तो आजादी के तसव्वुर की ही नफी है। आप अपनी आजादी को बेच नहीं सकते। ठीक है। और दूसरे मुआहदे? जैसे शादी जैसे जाती ताल्लुकात के मुआहदों में भी मिल कहते हैं कि सिर्फ मुआहदा करने वाले दो लोगों का मामला नहीं है। अगर इस ताल्लुक से तीसरे फरीक यानी बच्चे वजूद में आते हैं तो उनके मफादात का ख्याल रखना भी लाजमी है। तो ऐसे मुआहदे भी मुकम्मल तौर पर अटल नहीं हो सकते, उनमें जिम्मेदारियां शामिल हैं। और खानदान के अंदर जो ताकत का इस्तेमाल है, इस बारे में भी मिल ने कुछ कहा है, जिसे वो आजादी के गलत तस्वुरात कहते हैं। जी बिल्कुल, वो उस जमाने के आम तस्वुर को चैलेंज करते हैं कि खानदान में मर्द को औरत पर या वालिदैन को बच्चों पर लामहदूद इख्तियार हासिल है। वो इसे आजादी का गलत इस्तेमाल बल्कि जुल्म करार देते हैं। तो वो क्या तजवीज करते हैं? वो औरतों के लिए मसावी हुकूक और बच्चों के लिए लाजमी तालीम पर जोर देते हैं, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ये यकीनी बनाए। किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना आजादी नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, आखिर में मिल कुछ ऐसी सूरत हाल भी बताते हैं जहां हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे बज़ाहिर फायदा ही क्यों ना हो रहा हो।
جی یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. وہ 3 بڑی وجوہات بتاتے ہیں کہ حکومت کو کیوں پیچھے رہنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ پہلی وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام افراد یا گروہ خود حکومت سے بہتر طور پر کر سکتے ہوں. ٹھیک. دوسری وجہ، اگرچہ حکومت وہ کام بہتر کر سکتی ہو لیکن اس کام کو افراد کا خود کرنا ان کی اپنی ذہنی، اخلاقی اور عملی تربیت کے لیے ضروری ہے. ان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. یعنی خود مختاری کے لیے. بالکل. اور تیسری وجہ جو شاید سب سے اہم ہے، حکومت کی طاقت میں غیر ضروری اضافہ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وہ کیسے؟ اس سے اختیارات چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور پھر ہر کوئی حکومت پر انحصار کرنے لگتا ہے. یہ معاشرے کو مجموعی طور پر کمزور اور جامد بنا سکتا ہے. تو یہ تینوں وجوہات عدم مداخلت کے حق میں ہیں. جی، یہاں تک کہ اگر مداخلت سے بظاہر کوئی فوری نقصان نہ بھی ہو رہا ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ مل جب اپنے نظریات کو عملی دنیا پر لاگو کرتے ہیں تو کتنی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں. یہ نہیں کہ بس ایک اصول ہے اور سب ٹھیک ہو گیا. بالکل. اس سے ان کے فلسفے کی گہرائی اور عملیت پسندی کا اندازہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں حدود ہیں یا مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جی، اس سے ان کے نظریے کی طاقت بھی نظر آتی ہے اور اس کی لمٹس بھی. صحیح کہا. اور آگے کتاب کے اگلے حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ مل کردار، ترقی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے آزادی پر اپنے خیالات کو کیسے مزید واضح کرتے ہیں. یہ بحث ابھی جاری رہے گی. تو اگلا پڑاؤ باب 7 میں ہوگا جہاں یہ دلائل اور گہرے ہوں گے. اس دوران یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کے ساتھ مل کے یہ اصول کتنے متعلقہ ہیں اور انہیں لاگو کرنے میں کیا نئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. آج ہم جی ایس مل کے آزادی کے دفاع کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کا وہ ایک منفرد تصور، لبرل یوٹیلیٹیرینزم. یہ کیا ہے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. یہ روایتی یوٹیلیٹیرینزم سے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا ہٹ کر ہے. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر یوٹیلیٹیرینزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی دیکھی جائے، لیکن مل نے اس میں انفرادی حقوق اور ذاتی خود مختاری کا جو احترام ہے اس کو شامل کیا. یعنی صرف اجتماعی فائدہ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ آزادی بذات خود تو اہم ہے ہی، لیکن انسانوں کی جو طویل مدتی ترقی ہے، جو خوشحالی ہے، اس کے لیے بھی یہ لازمی ہے. تو گویا مل یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ایک آزاد معاشرہ جہاں مختلف الخیال لوگ ہوں، جو ترقی بھی کر رہا ہو، وہاں افادیت اور انفرادیت وہ ٹکرائے نہیں. بالکل، بلکہ گہرائی سے جڑی ہوئی ہوں. لیکن ایک بنیادی سوال تو پھر ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی لبرلزم یعنی آزادی پسندی اور یوٹیلیٹیرینزم یعنی افادیت پسندی یہ ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ ہاں، یہ کلاسیکی اعتراض ہے. کیونکہ عام خیال تو یہی ہے کہ اگر زیادہ لوگوں کی بھلائی کا سوال ہو تو یوٹیلیٹیرینزم شاید کہے گا کہ کسی فرد کے حقوق قربان کر دو. جی بالکل. مثلا کیا اکثریت کی خوشی کے لیے کسی کی دولت چھیننا یا کسی کی آزادی محدود کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. تو مل نے اس مشکل کا کیا حل نکالا؟ یہ تو بڑا ٹکراؤ لگتا ہے. مل نے یہاں ایک بہت اہم نقطہ پیش کیا. اسے رول یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، یعنی اصولی افادیت پسندی. اصولی افادیت پسندی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مجموعی بھلائی وہ ہر ایک عمل کے نتیجے کو الگ الگ ناپنے سے حاصل نہیں ہوتی. اچھا. بلکہ ایسے اصولوں کے ایک مجموعے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو عام طور پر سب کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. تو فوکس اصولوں پر ہے. جی ہاں، اور یہ اصول دراصل انفرادی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کیسے؟ اصول آزادی کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ بہتر بننے اور صحیح فیصلے کرنے کے لیے آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اصول جیسے نجی ملکیت کا حق ہو گیا یا منصفانہ مقدمے کا حق، یہ لوگوں کو ایک طرح کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور تحفظ کا احساس بھی. یہ چیزیں ایک ایسے معاشرے کے لیے ضروری ہیں جہاں افراد اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور ان کاموں کا کیا جو صرف فرد کی اپنی ذات سے متعلق ہوں؟ جی. کیا مل کہتے تھے کہ وہاں مکمل آزادی ہونی چاہیے؟ بالکل، اس پر مل بہت زور دیتے ہیں.
ان کا ماننا تھا کہ جو اعمال صرف آپ تک محدود ہیں، جن سے دوسروں کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان میں فرد کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ حق صرف ابتدائی معاشروں کے لیے نہیں، بالکل نہیں، جی بلکہ ترقی یافتہ انسانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھ سکیں، انہیں بڑھا سکیں، چاہے وقت کے ساتھ دوسرے حقوق بدلتے رہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، اگر کسی کے ذاتی عمل سے دوسروں کو صرف ناگواری محسوس ہو رہی ہو، مطلب کوئی نقصان نہیں، بس اچھا نہیں لگ رہا، تو کیا یوٹیلیٹیرینزم کے حساب سے اس ناگواری کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مل کہتے ہیں کہ ہاں، اس ناگواری کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، اچھا، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ کسی کی آزادی چھین لی جائے، بلکہ حل یہ ہے کہ سب کو برابر آزادی دی جائے۔ ان کے نزدیک جو ذاتی آزادی سے مجموعی فائدہ ہوتا ہے، وہ کسی کی ناپسندیدگی کی بنیاد پر دباؤ ڈالنے سے حاصل ہونے والے فائدے سے کہیں زیادہ اہم اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور اعتراض بھی تو آتا ہے نا، وہ قدرتی سزاؤں والا، جیسے لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں یا سماجی طور پر ناپسند کریں۔ کیا یہ چیز ذاتی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کاموں کے درمیان فرق کو ختم نہیں کر دیتی؟ مل اس فرق کو بہت واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرق سزا سے مکمل طور پر بچ جانے کا نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کیا آپ کے عمل سے دوسروں کو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر لوگ آپ کے کسی ذاتی خود سے متعلقہ عمل کی وجہ سے آپ کو ناپسند کرتے ہیں یا آپ سے دور ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی قدرتی سزا ہے جو آپ پر آ رہی ہے۔ یہ دوسروں کی طرف سے زبردستی مسلط کیا گیا نقصان نہیں ہے۔ کسی کو قائل کرنا، مشورہ دینا یا اس سے اپنی مرضی سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، یہ زبردستی یا جبر کے زمرے میں نہیں آتا۔ سمجھ گئی۔ اچھا، آخری سوال، کیا اس طرح کی شدید انفرادی آزادی، کیا یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تنہا نہیں کر دے گی؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذاتی آزادی کا حق آپ کو وہ کام کرنے کی آزادی نہیں دیتا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ انسان سماج میں رہتا ہے اور اکثر ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے جہاں اسے دوسروں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، جیسے کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرنا۔ صحیح۔ تو مکمل ذاتی آزادی اور دوسروں کی مدد کرنے یا ان کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مل نے آزادی کے اپنے دفاع کو یوٹیلیٹیرینزم کے ایک زیادہ بہتر، زیادہ نفیس ڈھانچے میں پیش کیا۔ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ آزادی کوئی عیش و عشرت کی چیز نہیں یا صرف فرد کا ذاتی فائدہ نہیں۔ بالکل، بلکہ یہ پورے معاشرے کی مجموعی بھلائی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ایک سماجی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہی اخلاقی بنیاد مل کے انفرادیت، کردار اور انسانی صلاحیتوں کی نشومما کے بارے میں خیالات کو کیسے شکل دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بنیاد آگے بہت اہم ثابت ہوگی۔ اگلی بار ہم بات کریں گے باب 8 پر، آزادی اور انفرادیت، یعنی لبرٹی اینڈ انڈیویجوالٹی۔ آج ہم جان سٹورٹ مل کی آزادی کے نظریے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ معاشرتی رسم و رواج اور انفرادیت کا کیا تعلق بنتا ہے اور یہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں ہیں۔ جی بالکل۔ ایک عام خیال ہے، جیسے جان گرے جیسے ناقدین نے بھی کہا، کہ مل شاید ایک ایسے فرد کا تصور پیش کرتے ہیں جو اپنی روایات سے، اپنی جڑوں سے بالکل کٹا ہوا ہو۔ اچھا، کیا واقعی مل کا یہی مطلب تھا یا انفرادیت کے بارے میں ان کی سوچ کچھ اور تھی؟ چلیں اس دلچسپ بات کو کھولتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، اور ہاں، اکثر مل کو اس معاملے میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، مل کے نزدیک انفرادیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ بندہ معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ اچھا، نہیں، بلکہ ان کا زور اس بات پر تھا کہ فرد اپنے فیصلے خود کرے، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، چاہے وہ اسی معاشرتی ڈھانچے میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو۔ وہ کسی انسچویٹڈ سیلف کی بات نہیں کر رہے تھے، یعنی ایسا فرد جو اپنے حالات اور تاریخ سے بالکل لا تعلق ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ یعنی مل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ روایات کا کوئی کردار ہی نہیں یا وہ فرد پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ یہ مانتے تھے کہ روایات اہم ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ روایات انسان کے کردار کو پوری طرح سے قابو کر لیتی ہیں یا متعین کر لیتی ہیں۔ صحیح۔
लोग अपनी याददाश्त, अपनी सोचने समझने की सलाहियत इस्तेमाल करके अक्सरियत से या मरोबाजा रिवाज से हटकर भी इंतखाब कर सकते हैं, यहां तक कि जब वो उन्हीं रिवायात में रह रहे हों। यानी रिवायत में रहते हुए भी अलग राह चुनना मुमकिन है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसीलिए जॉन ग्रे की वो तनकीद कि मिल के जिंदगी के तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लिविंग किसी अंदरूनी खास किस्म की फितरत या क्यूडिटी की तलाश हैं, वो मिल के ख्यालात से पूरी तरह मेल नहीं खाती। अच्छा। मिल के लिए ये तजुर्बात असल में गैर मामूली या कह लें गैर रिवायती तर्ज जिंदगी अपनाना था, किसी छुपी हुई असलियत को खोजना नहीं। मिल ने तो इस ख्याल को रद्द किया था कि किरदार पैदाइशी फर्क पर मुनहसर है। उनके नजदीक हालात, तजुर्बात ये चीजें किरदार बनाती हैं। अच्छा, तो मतलब पैदाइशी फर्क अहम नहीं था उनके लिए, हालात ज्यादा अहम थे। जी हाँ, वो हालात और तजुर्बात पर ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर मुआशरा इल्म और तजुर्बे से यूं कहें कि तरक्की करता है, तो क्या फिर आजादी की अहमियत कम हो जाती है? जब हमें पता चल जाए कि बेहतर क्या है, तो फिर अलग तजुर्बों की क्या जरूरत? ग्रे का तो कुछ ऐसा ही ख्याल लगता है। मिल इस नतीजे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। उनका मानना था कि मुआशरा चाहे कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, अपनी समझबूझ और अखलाकी सलाहियतों को जिंदा रखने के लिए आजादी जरूरी है। यानी जहनी वर्जिश की तरह। बिल्कुल। जैसे जिस्मानी वर्जिश न करें तो पट्टे कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही अगर आजादाना सोच और इंतखाब की वर्जिश न हो तो बेहतरीन इंसानी सलाहियतें भी आप कह सकते हैं जंग आलूद हो सकती हैं। सही। किसी बात को सिर्फ मान लेना और उसे समझकर जानना, इन दोनों में हमेशा फर्क रहेगा। मिल के लिए आजादी सिर्फ माजी से सीखने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में जुमूद से बचने की जमानत भी थी। ये बात तो समझ आती है कि आजादी तरक्की के लिए भी जरूरी है, लेकिन फिर उसकी अमली हदूद क्या है, खास तौर पर अवामी रवैये के हवाले से? क्या मिल की आजादी का मतलब ये है कि लोग पब्लिक में जैसा मर्जी करें, चाहे वो दूसरों को बुरा लगे या नाशाइस्ता हो? यहाँ मिल का मौकफ थोड़ा पेचीदा है। वो अवामी मुकामात पर अच्छे आदाब की खिलाफ वर्जी को सिर्फ जाती नापसंदीदगी नहीं समझते थे। तो फिर क्या समझते थे? उनका ख्याल था कि ऐसा रवैया अक्सर दूसरों को हकीकी मतलब काबिले महसूस नुकसान पहुंचाता है, ऐसा नुकसान जो दूसरों पर उनकी मर्जी के खिलाफ असर डालें। मिसाल के तौर पर? मसलन ऐसा रवैया जो सेहत आमा के लिए खतरा हो, जैसे बीमारी फैलाना या अवामी जगह पर रुकावट डालना या फिर किसी की इज्जत पर हर्फ लाना, सरेआम बेइज्जती करना, अफवाहें फैलाना, ये चीजें सिर्फ किसी को नागवार गुजरने से ज्यादा हैं। यानी ये सिर्फ मुझे पसंद नहीं वाली बात नहीं है? जी नहीं, ये HLA 8 जैसे मुफक्करीन से थोड़ा मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, जिन्होंने अवामी जुर्म या पब्लिक ऑफेंस के लिए अलग उसूल की बात की। मिल उसे नुकसान के दायरे में ही देखते थे। तो खुलासा ये हुआ कि मिल अवामी मकामात पर शाइस्तगी और आदाब के उन कवानीन को जायज समझते हैं जिनका मकसद दूसरों को हकीकी नुकसान से बचाना हो, सेहत को, हिफाजत को या वकार को, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई रवैया अक्सरियत को नापसंद है। बिल्कुल। मिल का इनफिरादियत का तस्वुर यही है, मुआशरे में रहते हुए सोच समझकर, बाखबर होकर इंतखाब करना, लाताल्लुकी नहीं। रस्म व रिवाज अहम है, लेकिन उनकी अंधी तकलीद मुआशरे को जमूद का शिकार कर देती है। सही। इसीलिए आजादी, हाँ, अलबत्ता दूसरों को नुकसान से बचाने वाली माकूल हदूद के साथ फर्द और मुआशरे दोनों की नशोनुमा के लिए और जवाल से बचने के लिए लाजमी है। और आखिर में एक सोच जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, मिल का इसरार था कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुआशरे में भी इनफरादी इंतखाब और इख्तिलाफ राय की गुंजाइश खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आजकल ये सोचने की बात है कि कब शाइस्तगी, आदाब या रस्म और रिवाज का नाम लेकर असल में नुकसान से बचाव के बजाय सिर्फ खामोश मुताबिकत नाफिज की जा रही होती है और उन गैर मामूली इंतखाबात का गला घोंटा जा रहा होता है जिन्हें मिल मुआशरती जिंदगी और तरक्की के लिए इतना अहम समझते थे। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद, जहां हम फलसफे का गहराई और सियाको सबाक में जायजा लेते हैं। ये जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब ऑन लिबर्टी का आखिरी बाब है, जहां हमने जिन तजरीदी उसूलों पर बात की थी उन्हें अब अमली तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। मिल अब एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो आजादी का इतना बड़ा नजरिया है, उसे एक माशरा मतलब हकीकी जिंदगी में कैसे नाफिज करेगा।
यहाँ वो हुकूमत के किरदार पर बात करते हैं, कानून की हुदूद क्या हों, और शायद सबसे अहम बात, एक ऐसी आप कहें अवामी सकाफत कैसे बनाई जाए जो सिर्फ कानून की हद तक नहीं बल्कि अपनी रूह में भी आजादी की सच्ची कदर करे। तो ये आखिरी बाब एक तरह से मिलके पूरे फलसफे का निचोड़ पेश करता है ना? उनका अखलाकी नजरिया, उनकी सियासी सोच और समाजी विजन सब मिलकर एक ही वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि एक आजाद मुआशरा असल में आजाद सोच रखने वाले अफराद पर ही मुनहसर होता है, और इस आजादी को कायम रखने के लिए दलील, बर्दाश्त और हिम्मत चाहिए। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको इस सिलसिले में कोई फायदा महसूस हुआ है तो ब्राहे करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चैनल मेंबर बनकर या जैज़ कैश के जरिए अपना ताउन भेजकर भी इस मंसूबे की हिमायत कर सकते हैं। तफसीलात आपको पिन शुदा तबसरे में मिल जाएंगी। अच्छा, तो आइए इस अमली इतलाक की तरफ बढ़ते हैं। एक आम शिकायत जो सुनने में आती है वो ये है कि मिल का ये आजादी का उसूल ये कुछ ज्यादा ही थियोरेटिकल है, अमली रहनुमाई नहीं देता। क्या वाकई ऐसा है? मतलब नाकदीन कहते हैं कि ये खुद और दूसरों के बीच जो लकीर खींची गई है ये तो बड़ी मनमानी सी है, या ये कि हर अमल ही तो किसी न किसी तरह दूसरों पर असर डाल सकता है, तो फिर ये उसूल बचा क्या? देखिए, ये इतराजात अहम हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते। जैसा कि प्लेमेंट्स ने भी इशारा किया है, कोई अमल खुद से मुताल्लिक है या दूसरों से, ये असल में उसके आप कहें सियाक व सबाक और नताइज पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर, आप अपने घर में अकेले शराब पिएं तो ये शायद आपका जाती मामला है, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है और वो शराब पीता है, तो वो तो दूसरों के लिए खतरा बन गया ना? बिल्कुल, तो ये दूसरों से मुताल्लिक अमल हो गया। इससे मिल का मेयार गलत नहीं हो जाता, बल्कि ये वाज़ेह होता है कि बहुत से अमाल ऐसे हैं जो या तो दूसरों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, या अगर पहुंचाते भी हैं तो वो नुकसान इतना मामूली होता है कि मुदाखलत का जवाज नहीं बनता। तो फिर मिल का बुनियादी नुक्ता क्या ठहरा? अगर ये फर्क इतना मतलब सियाक व सबाक पर मुनहसर है, तो वो किस बुनियाद पर फर्द की आजादी का दिफा कर रहे हैं? मिल का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हर फर्द को उन मामलात में जो बुनियादी तौर पर सिर्फ उसी की ज़ात से मुताल्लिक हैं, उनमें मुकम्मल अखलाकी आज़ादी हासिल है। यानी वो अमाल जिनसे दूसरों को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बराह रास्त कोई महसूस होने वाला नुकसान ना पहुंचे। ये उसूल आप समझें मुआशरती मुदाखलत या जबर के जवाज के लिए एक लाजमी शर्त तो है, लेकिन ये काफ़ी शर्त नहीं है। अच्छा, लाजमी है मगर काफी नहीं, मतलब सिर्फ नुकसान का खतरा होना काफी नहीं? जी हाँ। और फिर आते हैं वो अमाल जो दूसरों से मुताल्लिक हैं, यानी अदर रिगार्डिंग एक्ट्स। हाँ, उनका क्या होगा? उनमें मुआशरा मुदाखलत कर सकता है। मकसद क्या है? दूसरों को नुकसान से बचाना। लेकिन यहां भी एक शर्त है, मुदाखलत सिर्फ तब जायज है जब वो अमूमी तौर पर मुफीद हो, यानी जनरली एक्सपीडियंट हो। अमूमी तौर पर मुफीद, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मुदाखलत के जो मजमूई फायदे हैं, बशमूल वो नुकसान जो रोका गया, वो उसकी कीमत से और आजादी पर जो मनफी असर पड़ा, इस सबसे ज्यादा हों। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक अमल दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी अदम मुदाखलत यानी लेज़े फेयर ज्यादा मुफीद साबित होती है। जैसे आजाद माशी मुकाबले में होता है, वहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर माशरे को फायदा होता है। तो ये उसूल सुनने में जितना सादा लग रहा था, ये तो काफी गहरा निकला, और अपने वक्त के हिसाब से तो ये काफी, आपने कहा, बुनियाद परस्त भी था। बिल्कुल, बुनियाद परस्त ही था। मिल का मकसद कोई हर छोटी बड़ी बात का कानून बनाना नहीं था। वो तो बस उस बुनियादी दायरे की निशानदेही कर रहे थे जहां फर्द की खुद मुख्तारी आप कहें मुतलक होनी चाहिए। और ये बुनियाद परस्त इसलिए है कि ये उन बहुत से रवैयों और आमाल को तहफ़्फ़ुज़ देता है जिन्हें शायद माशरा नापसंद करता हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर खुद से मुतल्लिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बालगों के दरमियान रजामंदी से गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात अगर एहतियाती तदाबीर ली जाएं, या नशा आवर अशिया का ज़ाती इस्तेमाल, जुआ खेलना, इन चीज़ों पर मुआशरती नापसंदीदगी की बुनियाद पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जब तक कि इनसे दूसरों को कोई बराह रास्त वाज़े नुकसान न पहुंच रहा हो। ठीक, तो इस बुनियादी असूल को अमली शक्ल देने के लिए क्या मिल ने कुछ मजीद गाइडलाइंस भी दी हैं? हाँ, उन्होंने कुछ ज़िमनी असूल या अमली नुकात वाज़े किए हैं। मुख्तसरन बताता हूँ। एक तो यह कि किसी चीज़ के ज़ाती इस्तेमाल की आज़ादी और उस चीज़ की पैदावार या तिजारत में हुकूमती अदम मुदाखलत, इन दोनों में फ़र्क करना चाहिए। फिर जराइम या हादसात की हकीकी रोकथाम के लिए, मतलब पेशबंदी के तौर पर, आज़ादी पर कुछ हदूद लगाई जा सकती हैं। अच्छा।
اسی طرح عوامی مقامات پر شائستگی کے جو بنیادی اصول ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہو تو بھی آزادی محدود ہو سکتی ہے۔ ٹیکس کا مقصد آمدنی حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی خاص رویے کی حوصلہ شکنی کرنا۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اور وہ رضاکارانہ غلامی والی بات، وہ بھی اسی میں آتی ہے؟ جی وہ بھی، اور شاید سب سے دلچسپ یہی ہے کہ ایسے معاہدے جو فرد کی مستقبل کی آزادی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جیسے کوئی کہے میں رضاکارانہ طور پر غلام بنتا ہوں، تو ایسے معاہدوں کو نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ رضامندی سے کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ آزادی کے بنیادی تصور کے ہی خلاف ہے، اور یہ بھی کہ والدین یا شوہروں کو دوسروں پر یعنی بچوں یا بیویوں پر لامحدود اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رضاکارانہ غلامی والا نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال ہے پیٹرنلزم کا، یعنی کسی فرد کی اپنی بھلائی کے نام پر اس کی آزادی میں مداخلت کرنا۔ اس بارے میں مل کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک خود سے متعلق اعمال کا تعلق ہے، مل پیٹرنلزم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ صاف ان کے نزدیک نقصان کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی فرد کی مرضی کے خلاف اسے ضرر پہنچے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تمام نتائج کو سمجھتے ہوئے خود کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جسے مل ٹیکنیکلی طور پر نقصان نہیں مانتے کیونکہ وہ مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ رضامندی سے ہے۔ بالکل۔ تو ایسی صورت میں دوسروں کو یعنی معاشرے یا ریاست کو مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، جسے نرم پیٹرنلزم کہتے ہیں، اس کی تھوڑی گنجائش شاید ہو۔ نرم پیٹرنلزم؟ وہ کیسے؟ جیسے کسی کو صرف خبردار کر دینا کہ بھئی جس پل پر تم چڑھ رہے ہو وہ غیر محفوظ ہے۔ یہاں مقصد اس کو فیصلہ کرنے سے روکنا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ پوری معلومات کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرے۔ ٹھیک۔ اور جو رضاکارانہ غلامی کے معاہدے کو نافذ نہ کرنے کی بات ہے، وہ بھی اصل میں پیٹرنلزم نہیں ہے۔ وہ تو مستقبل میں فرد کی آزادی کو ممکنہ طور پر غیر رضاکارانہ طور پر چھن جانے سے بچانا ہے، جو بالآخر دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو کافی واضح ہو گیا، لیکن کچھ بہت مشکل معاملات بھی تو ہے نا، جیسے اسقاط حمل، ابورشن کا معاملہ ہے، یا جسے پرفیکٹ بیبی پرابلم کہا جاتا ہے، مطلب ایسے بچے کو دنیا میں لانا جس کی زندگی ممکنہ طور پر بہت تکلیف دہ یا مشکل ہو۔ کیا یہ بھی فرد کی ذاتی آزادی کے دائرے میں آتے ہیں؟ مل کے فریم ورک کے مطابق یہ معاملات خالصتاً خود سے متعلق اعمال کے دائرے سے باہر ہیں۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ جنین کو ضائع کرنا یا ایک ایسے بچے کو جنم دینا جس کی زندگی میں شدید مشکلات متوقع ہوں، یہ ایسے فیصلے ہیں جن کے اثرات ایک دوسرے ممکنہ فرد پر پڑتے ہیں یا پڑ سکتے ہیں۔ چونکہ ان فیصلوں میں ایک دوسرے ممکنہ فرد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ شامل ہے، اس لیے یہ دوسروں سے متعلق اعمال کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو پھر معاشرے کا کردار کیا ہوگا؟ لہٰذا معاشرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان معاملات کو منظم کرے یا کم از کم ان پر غور و فکر کرے اور قوانین بنائے تاکہ ممکنہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے، اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو بچے دنیا میں آ رہے ہیں انہیں ایک مناسب زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آن لبرٹی کے اس گہرے جائزے کے ختم پر پہنچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک لازوال پکار ہے اس جگہ کی حفاظت کے لیے جہاں انفرادیت پنپ سکے، سچائی کو پرکھا جا سکے اور معاشرہ آگے بڑھ سکے۔ جی ہاں، اور جان سٹورٹ مل کی یہ میراث ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ آزادی صرف کوئی سیاسی نعرہ یا آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جو ذاتی ذمہ داری بھی مانگتا ہے اور اجتماعی تحمل۔ جدید فلسفے کے ان عظیم ترین کاموں میں سے ایک کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم مزید مفکرین، مزید کتابوں اور مزید گہرے خیالات کی کھوج جاری رکھیں گے یہیں لرن ود حمزہ یعقوب پر۔ اگلی بار تک کے لیے سوچتے رہیں اور آزاد رہیں۔